अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे मोमेंटम और इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इन टर्म ऑफ मोमेंटम भी देखेंगे और उसके बाद फिर एक टॉपिक इम्पल्स होगा वो छोटा सा वो देखेंगे। और इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड फिर कुछ साइड बॉक्स हैं जो बहुत दफ़ा पेपर में भी आए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मोमेंटम देखें, आपने ये पहले भी नाम सुना, अमाउंट ऑफ मोशन पोजेसेस बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, या बड़ी क्लास में यूँ भी डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ मोशन पोजेसेस बाय द बॉडी ड्यू टू लार्ज मास और लार्ज वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, वो ये बताती है कि एक बॉडी को रोकना या उसको मूव करवाना कितना डिफ़िकल्ट या इजी है। अगर बॉडी मैसिव होगी तो डेफिनेटली उसको मूव करवाना और रोकना डिफ़िकल्ट होगा। अगर उसने हाई स्पीड से मूव करना है तब भी इसी तरह होगा। तो जो फिज़िकल क्वांटिटी ये जो मोमेंटम है उसको हम क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं। लीनियर मोमेंटम जो है, यानी हम यहाँ सारी मोशन लीनियर ही कंसिडर कर रहे हैं शुरू से, पूरे चैप्टर के स्टार्ट से ही। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो सिंपली लीनियर मोमेंटम जो डिफाइन किया जाता है वो P इज इक्वल टू एम वी, पी से डिनोट कर देते हैं एम वी, एम मास ऑफ द बॉडी, वी वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मास साथ मल्टीप्लाई और एक नया वेक्टर बन रहा है मोमेंटम। जो डायरेक्शन वेलोसिटी होगी वही मोमेंटम की होगी। अब हम इसके यूनिट की बात करते हैं। यूनिट जो है देखें, ऐसे यूनिट इसका सिंपल, पहले तो एक इसी से बन जाएगा, P इज इक्वल टू एम वी से ही बन जाएगा। देखिए मास का यूनिट किलोग्राम होता है और V का जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। एक यूनिट तो यही है, एक और भी है, न्यूटन सेकंड भी कहते हैं इसको। अब न्यूटन सेकंड जो है उसको आप मीटर पर सेकंड के इक्वल कर सकते हैं। तो न्यूटन जो है न्यूटन सेकंड, इसको देखें एक चले। न्यूटन जो है ना फोर्स का यूनिट है। फोर्स होती है एम ए, एम का मतलब किलोग्राम, ए का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 7 सेकंड ये भी। तो क्या बचा बाकी किलोग्राम। देखें एक सेकंड जो है ना वो कैंसिल होकर बाकी ये रह जाएगा, वही सेम एज इट आ जाता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब हम देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। देखिए इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर बाद में इसको डिफाइन भी करता हूँ। फ़र्ज़ करें एक बॉडी है, उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v आई है। आप उसको मूव करवा रहे हैं, फोर्स लगाते हैं। अब इसका जो मोमेंटम यहाँ पे है उसे पी आई का नाम देंगे, जो कि एम वी आई होगा। बॉडी थोड़ा मूव करती है फोर्स लगने से, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट डी कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी एफ। तो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से क्या हुआ, हम कहते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसे आप एफ इक्वल टू एम ए से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पहुँचने पर देखें एम वी एफ, मोमेंटम भी तो चेंज हुआ, तो फोर्स आने से मोमेंटम भी चेंज हुआ। तो फोर्स का जो रिलेशन है वो मोमेंटम के साथ भी है। तो इस टॉपिक का नाम वो भी है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो बच्चे फोर्स और मोमेंटम की डेफिनेशन लिखने लग जाते हैं, वो नहीं होता। तो यहाँ पे इसको हम डिफ़ाइन भी करेंगे और साथ में जो है ना वो पहले ड्राइव कर लेते हैं फिर डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें सिंपली जो ए होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, उसको आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। फिर सेकंड लॉ, सेकंड अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ के मुताबिक एफ इक्वल टू एम में होता है, एम एज इट रहेगा, ए की वैल्यू पुट कर दें, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। आप अंदर एम को मल्टीप्लाई करवाइए तो एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। तो ये देखें ये आ गया फाइनल। इसको आप एम वी एफ को पी एफ कह लें और एम वी आई को पी आई कह लें। तो ये चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। ठीक है जी। तो आप इसको सिंपली यूँ भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी ओवर टी। अगर डेल्टा पी निकालना हो तो आप फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी आ जाएगा। तो सिंपली इसको डिफाइन यूँ करते हैं यहाँ से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है जी, बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन की नई डेफिनेशन आ गई इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो जो मोमेंटम में चेंज आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन में होगी। ठीक है जी, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है और ये छोटा सा आपने ड्राइव करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है।
तो बस ये याद रखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है, यानी विदाउट फोर्स जो है ना मोमेंटम में चेंज पॉसिबल नहीं है। तो अब हम इम्पल्स देखते हैं। जी, इम्पल्स में क्या होगा, अगर एक बहुत लार्ज फोर्स जो है ना वो एक बॉडी के ऊपर बहुत छोटे टाइम के लिए एक्ट करती है, तो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम नाम देंगे इम्पल्स का। यानी बहुत ज़्यादा फोर्स हो और वो बॉडी के ऊपर एक्ट भी बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए एक्ट करे, तो फिर फोर्स की मैग्नीट्यूड और जिस इंटरवल के लिए उसने एक्ट किया उसका जो प्रोडक्ट होगा उसे हम इम्पल्स का नाम देंगे। एक सिंपल सी एग्जांपल है कि आप देखें क्रिकेट बैट जो है ना वो बैट्समैन जब उसको बैट्समैन बैट को घुमाता है तो वो बॉल को कितनी देर के लिए हिट करता है, बॉल को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हिट करता है और बॉल की डायरेक्शन और स्पीड चेंज हो जाती है, यानी बॉल का मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो बैट की मदद से बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दी गई बॉल के ऊपर जिस वजह से उसका मोमेंटम चेंज हो गया। तो वो जो फोर्स लगी और जितने टाइम के लिए लगी, अगर उनका प्रोडक्ट लेंगे उसे हम इम्पल्स का नाम देंगे, यानी यूँ समझ लें रफ जुबान में इसे झटका कह लें। तो इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, वो लार्ज फोर्स जो बॉडी के ऊपर एक्ट करे शॉर्ट इंटरवल के लिए उसे इम्पल्सिव फोर्स का नाम देते हैं। इम्पल्स को आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। तो इस ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन सेकंड और दूसरा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये वही चेंज मोमेंटम के यूनिट है। तो अब इसको चेंज इन मोमेंटम के इक्वल भी हम प्रूव कर देंगे। देखिए आपने अभी जो फोर्स की वैल्यू पढ़ी सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, तो आपने क्या पढ़ा, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी पढ़ा। अब यहाँ ये पुट कर दें आई में, तो आई जो है वो क्या है, एफ क्रॉस टी है ना, तो आप यहाँ पुट करें, तो इसको पैक कर लें डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी यहाँ पुट कर दें, ये डेल्टा टी देखें कैंसिल हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग पोर्शन क्या रह गया, आई इज इक्वल टू डेल्टा पी। मतलब इम्पल्स किसके बराबर आएगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर आएगा। तो इम्पल्स बेसिकली करते क्या, मोमेंटम चेंज करता है, लेकिन इम्पल्स की कंडीशन क्या है कि फोर्स एक्ट करे और फोर्स की वैल्यू बहुत बड़ी हो, और दूसरा फोर्स जो एक्ट करे वो बहुत ही स्मॉल इंटरवल के लिए एक्ट करे। तो अब इसको समझने के लिए मज़ीद साइड बॉक्सेस हैं, हम वो देखेंगे तो फिर आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जी, तो ये देखें आपकी बुक पे ये साइड बॉक्स है जहाँ इम्पल्स का टॉपिक है। पहले ये डायग्राम वाला क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, देखें एक वो ऊपर वाली डायग्राम में यहाँ देखें, यहाँ वो स्टोन को हिट कर रहा है और यहाँ वो फुटबॉल को हिट कर रहा है, तो वो कह रहा है कौन सी चीज़ ज़्यादा हर्ट करेगी। तो इसमें देखें यहाँ जो कोलिजन का टाइम है वो 1/100 सेकेंड है, यानी 0.01 सेकेंड। यहाँ पर जो कोलिजन का टाइम है वो 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड। ये बड़ा टाइम है और ये छोटा टाइम है। यहाँ देखें टाइम ऑफ कोलिजन बहुत कम होगा तो डेफिनेटली फोर्स वेरी लार्ज एक्ट करेगी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो इम्पल्स है वो इफेक्टिव होगा, और इम्पल्स इफेक्टिव होगा तो आपको इम्पल्सिव फोर्स आप ज़्यादा फील करेंगे अपने पाँव के ऊपर एज़ कम्पेयर टू फुटबॉल पे जब फोर्स लगा रहे हैं तो जो फोर्स लगने का जो टाइम है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से इम्पल्स जो है इफेक्टिव नहीं होता, इम्पल्सिव फोर्स आपको ज़्यादा हर्ट नहीं करती। अब इसके बाद नीचे है देखें, डज मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इम्पल्स, क्या मूविंग ऑब्जेक्ट्स के पास इम्पल्स होता है। देखें उसमें ये सिचुएशन है ये वाली, इसमें यह है कि जो है ना वो बॉडी जो मूव कर रही होती है तो उसके ऊपर दो सिचुएशन है, या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी से। अगर तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर रही है तो फिर तो कोई चेंज ही नहीं है, तो कोई चेंज नहीं है वेलोसिटी में, तो कोई फोर्स भी नहीं है, तो कोई फोर्स नहीं तो इम्पल्स भी नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है सिंपल कि इम्पल्स जो है ना वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम है, जिस पे अगर फोर्स नहीं होगी तो फिर तो इम्पल्स आ ही नहीं सकता। दूसरा ये कि अगर सिंपली अगर एक बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से भी मूव कर रही है तो कंटिन्यूसली फोर्स एक्ट करेगी, तो कंटिन्यूसली जो है ना उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो वो फोर्स फिर वो शॉर्ट इंटरवल के लिए एक्ट नहीं कर रही, तो वो इम्पल्स जनरेट नहीं करती। इम्पल्स जो है ना मूविंग बॉडी पे तब आता है जब बॉडी जो है ना वो किसी चीज़ से टकराए, तो फिर कहीं जाकर वो जनरेट होगा, क्योंकि बॉडी जो है ना मूव कर रही है, उसका कोलिजन हो गया किसी चीज़ के साथ, हिट कर गई वो, देन सडनली चेंज आ जाएगा वेलोसिटी के अंदर, वो सडन चेंज आएगा मोमेंटम के अंदर, तो ट्रांसफ़र होगा मोमेंटम, उसकी वजह से जो है ना वो इम्पल्सिव फोर्स होगी जनरेट होगी, तो तब वो जो है ना इफेक्ट होगा, तो तब इम्पल्स जनरेट हो पाएगा। तो ये इसका आंसर है, ये आप जो है ना वो नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद नीचे ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है
कि हमारी जो स्किन के ऊपर बाल होते हैं जैसे बाजुओं पे या टांगों पे हैं, तो उनकी वजह से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है बोन्स को, हड्डियों को। यानी अगर स्किन के ऊपर बाल नहीं है यानी बाजू के ऊपर या टांगों के ऊपर, तो हड्डी को तोड़ने के लिए जो फोर्स चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन चाहिए या 10 न्यूटन चाहिए, ठीक है जी। तो 5 या 10 न्यूटन की जो फोर्स लगेगी और हड्डी जो है ना आराम से तोड़ी जा सकती है। जबकि अगर बाल मौजूद हैं तो बाल जो हैं वो सॉफ्टनेस प्रोड्यूस करते हैं, तो यानी कि उनकी सॉफ्टनेस की वजह से क्या होगा, जो भी चीज़ आगे टकराएगी उसके कोलिजन का टाइम बढ़ जाएगा बालों की सॉफ्टनेस की वजह से। तो टाइम जब बढ़ेगा तो इम्पल्सिव फोर्स ज़्यादा टाइम के लिए जो है ना वो एक्ट करेगी, तो डेफिनेटली जो उसका इफेक्ट है यानी कि जो इम्पल्स है वो कम हो जाएगा, इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो फिर इस वजह से जो है ना वो हड्डी नहीं टूटेगी, तो फिर वही जो 5 न्यूटन जो है ना वो हड्डी तोड़ रही थी, अब वो 50 न्यूटन चाहिए अगर हेयर मौजूद हैं, अगर वो जो स्किन के ऊपर बाल में मौजूद हैं, तो क्योंकि उनकी सॉफ्टनेस की वजह से जो है ना वो इम्पल्सिव फोर्स जो है ना वो ज़्यादा टाइम के लिए एक्ट करती है, और उसके रिजल्ट में जो है ना वो इम्पल्स जो है ना वो इफेक्टिव नहीं रहता। एक और साइड बॉक्स है पिछले पेज पे, यहाँ ये देखें, यहाँ क्वेश्चन भी आया था पेपर में, विच विल बी मोर इफेक्टिव इन नॉकिंग ए बियर्ड डाउन, रबर बुलेट और ए लेड बुलेट ऑफ द सेम मोमेंटम। कह रहा है कि एक बियर को नॉक डाउन करना है, यानी कि यूँ समझ लें एक बड़ा सा बेयर है, वो उसको यानी खिलौना टाइप कह लें, उसको टेबल पर रखा हुआ है, उसको आपने नीचे गिराना है, तो कौन सी बुलेट ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, रबड़ बुलेट या फिर लेड बुलेट। दोनों का कहता है मोमेंटम सेम है। तो अब बात करते हैं यानी कि वही इम्पल्स की। देखें जो रबड़ बुलेट होगी ना, रबड़ बुलेट जो है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी एज़ कम्पेयर टू लेड बुलेट। उसकी वजह ये है कि चेंज इन मोमेंटम फॉर रबड़ बुलेट जो है ना वो ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू लेड। उसकी रीज़न भी लिखी हुई है यहाँ पे। रबड़ बुलेट जाके जब टकराएगी तो बाउंस बैक होगी, उस बाउंस बैक होने की वजह से जो टाइम ऑफ कोलिजन होगा वो कम होगा, तो इस वजह से जो इम्पल्सिव फोर्स होगी वो बेयर के ऊपर ज़्यादा लगेगी और वो बेयर नॉकडाउन हो जाएगा, यानी इम्पल्स इफेक्टिव होगा उसका रबड़ बुलेट का। और अगर हम लेड बुलेट देखते हैं तो वो ज़्यादा टाइम के लिए कोलिजन करेगी ड्यू टू पेनिट्रेशन, क्योंकि उसने अंदर घुसने लग जाना है। जब वो अंदर घुसना शुरू हो जाएगी, पेनिट्रेट करने लग जाएगी, तो कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक वो नहीं रुकती तब तक कोलिजन कंटिन्यू रहेगा। तो कोलिजन का टाइम जो है ना वो ज़्यादा है ड्यू टू पेनिट्रेशन, तो इम्पल्सिव फोर्स जो है ना वो स्मॉल होगी। इस वजह से जो है ना वो नॉकडाउन नहीं होगा बाय लेड बुलेट। इस वजह से जो ज़्यादा फोर्स लगा पाएगी वो रबड़ बुलेट होगी। तो रबड़ बुलेट जो है ना इसका सही आंसर है। ये पूरा लिखना होगा आपको वहाँ पे, तो ये नोट कर लीजिएगा आप। तो ये आपका टॉपिक था। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। तो टिल देन टेक